Welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के क्लास में हम उसके कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे थर्मोडायनेमिक चैप्टर से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द हीट कैपेसिटी ऑफ द 10 मोल यानी कि ये हमारे पास n की वैल्यू है, n होंगे यहाँ पे 10 मोल of an ideal gas at certain temperature is 300 joule per Kelvin at constant pressure. The heat capacity of the same gas at the same temperature and at constant volume. यानी कि heat capacity at constant pressure यानी कि Cp, और Cp की वैल्यू हमें गिवन है 300 जूल पर केल्विन। हमसे पूछा क्या गया है हीट कैपेसिटी सेम गैस की यानी कि आइडियल गैस की एट द सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि Cv हमसे यहाँ से पूछा गया है। तो Cp और Cv का रिलेशन जब हम देख रहे थे क्लास में, तब वहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। Cp हमें गिवन है, Cv हमें कैलकुलेट करना है, N की वैल्यू हमें गिवन है 10 है, R हमें पता है गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से Cv को कैलकुलेट करना है। Cv इज इक्वल टू Cp माइनस NR लिख सकते हैं ऐसे 300 जूल पर केल्विन। n यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 और R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 10 क्या है मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 300 जूल पर केल्विन माइनस 83.14 जूल पर केल्विन, माइनस कर देंगे इनको हम। 300 में से 83.14 को माइनस करेंगे तो 8.61 और ये 2, तो हमारे पास यहाँ से Cv की वैल्यू आई है 216.86 जूल पर केल्विन, ये आई है Cv की वैल्यू। तो ये रिलेशन हमने क्लास में देख लिया था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp की वैल्यू गिवन है, Cv हमें कैलकुलेट करना है, NR की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, तो आंसर होगा 216.86, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 217 जूल पर केल्विन, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर द कमीशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है और उस ए कंपाउंड का हमें मास गिवन है। गिवन मास है यहाँ पे हमारे पास 0.5 ग्राम, किसके लिए है कंपाउंड ए के लिए है, और कंपाउंड ए का जो मोलर मास होगा, मोलर मास भी हमें गिवन है। मोलर मास है यहाँ पे 50 ग्राम पर मोल, 50 ग्राम पर मोल। इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 4K यानी कि 4 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए T1 हमारे पास है 1K, 1 केल्विन है, ठीक है, और यहाँ पे बाद में क्या हुआ T1 से कहाँ पे गया T2 पे, कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे 4 केल्विन इंक्रीज हुआ, तो ये कितना है T2 5 केल्विन होगा। तो ये 4K है क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, चेंज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पे 4 केल्विन, तो हम कह सकते हैं डेल T इज इक्वल टू 4 केल्विन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा हमारा 4 केल्विन। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर along with that of a material is 2.5 किलो जूल पर केल्विन, ये हमें हीट कैपेसिटी गिवन है। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है 2.5 किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन, हमें यहाँ से मोलर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो वो होगा, इसके लिए फॉर्मूला है डेल U इज इक्वल टू
CVDT अपॉन N। CV की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 किलो जूल पर केल्विन। DT यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 4 केल्विन है अपॉन N। N यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। N होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे है 0.5 ग्राम और मोलर मास कितना है 50 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे 0.01 मोल। 0.01 मोल आएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पे लिख देंगे 0.01 मोल। अब 2.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या है 0.01। डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर क्या होगा 2 जीरो जाएंगे, यानी कि 1000। डेल यू हमारे पास कितना है 1000, बट यहाँ पे और वैल्यू किस में आई है किलो जूल में। 1000 किलो जूल, और किलो जूल में ही हमसे पूछी गई है। आपको यूनिट को साथ साथ देखना है कि हम वो यूनिट आ रही है नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे हो सकता है यूनिट डिफरेंट हो, बाकी आंसर सेम हो। अब यहाँ पे 1000 किलो जूल है, बट हमसे यहाँ पे डेल यू पूछा गया है कंबशन में, और कंबशन में डेल यू की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो आंसर होगा -1000 किलो जूल। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो ये जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक, केमिकल, काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सभी में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1.0 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कैरिड आउट फ्रॉम, यहाँ पे है 1.0 मोल, यानी कि एन की वैल्यू हमें गिवन है 1 मोल, फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर, ये हमें वॉल्यूम गिवन है। V1 हमारे पास है 1 लीटर, V2 होगा 4 लीटर, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 300 केल्विन। डेल जी हमें कैलकुलेट करना है, डेल जी हमें कैलकुलेट करना। अब इसका फॉर्मूला पता होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और उस टेम्परेचर कांस्टेंट की हमें वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। यदि कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे हो जहाँ पे आपको डेल टी देखने को मिले, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो वहाँ पे डेल टी 0 के इक्वल हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। बट यहाँ पे देखेंगे हम डेल टी है या फिर टी का यूज कर रहे हैं, हमें डेल जी कैलकुलेट करना है। डेल जी किसके लिए कैलकुलेट करना, हमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, जिसका फॉर्मूला होगा -nRT/ln V2 अपॉन V1। फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू है 1, r की वैल्यू हमें पता है। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, ऑप्शन में r की वैल्यू रखी नहीं है, r की फॉर्म में ही लिखा हुआ ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे। वैसे हमें पता है r क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 -1 इंटू r। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 300 केल्विन, टेम्परेचर टी की फॉर्म में यहाँ नहीं है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 300, साथ में ln V2 4 और V1 है 1, यहाँ से होगा -300 ln 4, r भी है। ठीक है, क्या इस फॉर्म में आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो सभी ऑप्शन में है ln 4, नेचुरल लॉ कितना है, सॉरी 2, नेचुरल लॉ कितना है 2 है, तो इस 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, -300 r ln 2 की पावर 2 कर सकते हैं हम, 2 की पावर 2, 2 को हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास होगा -2 इंटू 300 r ln 2, तो कितना हो जाएगा -600 r ln 2। ये हमारी वैल्यू आई है डेल जी की, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए और उसको फिर वैल्यू हमें गिवन होंगी, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल जी की वैल्यू आई है -600 r ln 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर
5 जूल ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वर। देखो ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा, रिजर्वर। कहाँ सुना था? कैरनोट साइकिल। कैरनोट साइकिल, जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने कहा था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरनोट साइकिल और कैरनोट रेफ्रिजरेटर, जो कैरनोट साइकिल का जस्ट ओपोजिट है। क्लियर है? तो यहाँ पे रिजर्वर हमने टेम्परेचर की बात कर रहे थे, रिजर्वर में भी हम कोल्ड रिजर्वर और हॉट रिजर्वर, ठीक है। हॉट रिजर्वर के टेम्परेचर को हमने कहा था TH और कोल्ड वाले को कहा था TC। तो हमने कैरनोट साइकिल में बात की थी इसकी। तो यहाँ पे हमें गिवन है, वक्त तो हमें कैलकुलेट करना है, वक्त को हमें कैलकुलेट करना है, हीट हमें गिवन है, हीट यानी कि क्यों कितना होगा यहाँ पे 5 जूल होगा। उसके साथ एट 100 केल्विन टू 300 केल्विन यानी कि TH और TC की वैल्यू हमें गिवन है, टेम्परेचर हॉट रिजर्वर के लिए और ये टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वर के लिए। या फिर हम TH को T2 से डिनोट करेंगे, इसको T1 से डिनोट करेंगे, आपकी मर्जी है, किसी से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब TH की वैल्यू है 300 केल्विन, TC की है 100 केल्विन। अब इसकी हम देखो, हमें यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब कैरनोट साइकिल में हमने एफिशिएंसी की बात की थी। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया था और ईटा था हमारा Q/W के इक्वल, Q/W के इक्वल था। साथ ही एफिशिएंसी इक्वल था हमारा TC/TH - TC। ये तो एफिशिएंसी है कैरनोट साइकिल के लिए। कैरनोट रेफ्रिजरेटर के लिए हमारे पास एफिशिएंसी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, ये आपने देखा भी होगा। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमें एफिशिएंसी ईटा नहीं चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए वर्क डन। वर्क डन चाहिए तो W को इधर लेके आएंगे, इस पूरी टर्म को हम किधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन होगा हमारे पास है Q × TH - TC/TC। Q की वैल्यू कितनी थी? 5 जूल। Q की वैल्यू है 5 जूल। TH यानी कि 300 केल्विन माइनस 100 केल्विन अपॉन 100 केल्विन। 300 माइनस 100 यानी कि 200, 5 जूल और ये कितना है 200 केल्विन अपॉन 100 केल्विन। केल्विन से कैंसिल होगा केल्विन और ये कितना पे आएगा 2 × 5 यानी कि 10 जूल। आंसर होगा 10 जूल यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख रहे होंगे आप हमारे PYQ, सारे के सारे PYQ हैं, CSIR नेट में पूछे गए हैं। कुछ पार्ट बी के हैं, कुछ पार्ट सी के हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं और यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमसे क्या पूछा गया है वो ध्यान से देखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस यानी कि n की वैल्यू है 1 मोल। क्या हमें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेंगे हम। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जहां स्टार्टिंग हो रही है पॉइंट A से थ्रू 4 रिवर्सिबल स्टेप्स एज शोन इन फिगर। टोटल वर्क डन हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी हमारे पास स्टेप हैं, रिवर्सिबल स्टेप हैं A, B, C, C, D, A, ठीक है, इन सभी का सम टोटल हो जाएगा B, C। ये हमने क्लास में भी किया था, C, D + D, A। ये हमारा है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हो जाएगा सभी का सम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इन दोनों में देखो, मान लीजिए हमारे पास है P1 V1 TH, ठीक है, और यहाँ पे है P2 V2 और ये हो जाएगा TC। टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज हो रहा है। T1 था, यहाँ पे T2 था। T2 को हम किससे रिप्रेजेंट, C हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा H, क्योंकि TH को हम T2 के इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है, TH या फिर T2। तो हम TH T2 की हम बाद में बात करेंगे। पहले देखो V1। अब यहाँ पे मान लीजिए V1 हमारे पास क्या है, V1 है V2, यहाँ पे V2 के इक्वल होगा। ये वॉल्यूम यहाँ पे कितनी होगी V2। अब यहाँ पे पॉइंट C पे हम जाएंगे, तब वॉल्यूम कितनी होगी, तब भी वॉल्यूम कितनी होगी V2 होगी।
और यहाँ पे भी, यानी कि पॉइंट बी पे भी वॉल्यूम V2 है और पॉइंट सी पे भी वॉल्यूम हमारी V2 है। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट ए पे, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे पॉइंट डी पे भी वॉल्यूम V1 है। यानी कि ए से डी पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पे T1 था, पॉइंट डी पे T2 है, पॉइंट बी पे T1 है, पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ए से डी पे होगा। और बी और सी की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, बट बी पे हमारे पास क्या है, V2 है, और ए पे हमारे पास क्या है, V1 है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, पॉइंट ए पे V1, अब यहाँ से क्या होगी, इंक्रीज हो गई, पॉइंट बी पे क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्टली, देखो यहाँ पे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम सेम होगी, अब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी सी का वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी ए का भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैलकुलेट किसका करना पड़ेगा अब हमें, डब्ल्यू ए बी, यानी कि ए बी और सी डी की हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन की बात करें, ए बी और डी ए की हमें सी डी की हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, क्योंकि इनका वॉल्यूम सेम नहीं है, V2 अपॉन V1 हो जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। बट यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे भी यही होगा, माइनस एन आर टी एल एन। अब मान लीजिए हमारे पास है ये V1 है, ये V2 मान रहे हम, ये V3 है, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ये क्या है, V4 हो जाएगा। तो यहाँ पे V4 अपॉन V3 ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारे पास वर्क डन 0 के इक्वल है, बट हम ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं। ए बी सी डी रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल के लिए ये हम जो वर्क डन लिखा है, ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा, वर्क डन हमने दोनों के लिए देखा था, रिवर्सिबल के लिए भी देखा था और इरिवर्सिबल के लिए हमसे यहाँ पे बता रखा पहले से ही रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल के लिए होगा हमारा वर्क डन ये। अब इन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डब्ल्यू ए बी प्लस वर्क डन किसका, सी डी का, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1 माइनस एन आर टी एल एन। अब यहाँ पे जो V4 है, V4 है वो किसके इक्वल है, V4 V1 के इक्वल है, V4 किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है। तो इसकी जगह हम V1 लिख सकते हैं, V3 है, ये जो V3 है किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम V2 लिख देंगे। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, V2 अपॉन V1 की फॉर्म में इसे हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारे लेके आने को तो हम V1 अपॉन V2 की फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, बट ऑप्शन में हमें हर जगह क्या दिख रहा है, V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे होगा माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यहाँ पे दोनों के लिए ही डिफरेंट है, टेम्परेचर क्या होगा, दोनों के लिए डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट टेम्परेचर है, ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हमारा ए बी के लिए हमारे पास क्या है, T1 है, और बी सी और डी के लिए क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, माइनस एन आर T1 है ये, ठीक है। ए बी की बात करें, ए बी के लिए क्या होगा, T1 एल एन V2 अपॉन V1 प्लस एन आर, इसके लिए ये हमारा सी डी के लिए है, सी डी के लिए हमारे पास टेम्परेचर T2 होगा, तो T2 एल एन V2 अपॉन V1। जिसको हम कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेंगे, कॉमन किसको ले लेंगे हम, एन आर एल एन V2 अपॉन V1, इसको हमने कॉमन ले लिया। T1 किस में है, माइनस में, T2 किस में है, प्लस में, तो T2 माइनस T1 हम कर सकते हैं। N की वैल्यू हमें गिवन है, 1 मोल है यहाँ पे,
तो n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा हमारे पास RLN V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1, ये होगा हमारे पास टोटल वर्क डन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमने क्लास में भी किए थे। ठीक है, जब हमारे कैरनोट साइकिल है, कैरनोट साइकिल के कितने स्टेप होंगे? 4 स्टेप होंगे। 3 कंपोनेंट एंड 4 स्टेप्स होते हैं, जो हमने क्लास में करवा रखा है, आपको याद होगा। तो उन्हीं 4 स्टेप को देखते हुए हमने यहाँ पे इस टोटल वर्क डन को कैलकुलेट किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At 300 Kelvin, the thermal expansion coefficient and isothermal compressibility। देखो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले यहाँ पे आपको एक तो फॉर्मूला याद रखने हैं, वो पहले देख लेंगे। देखो, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, तो ये कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा? पहले हम उन कोफिशिएंट की बात करेंगे। वो कौन से कोफिशिएंट है? वो है थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, जिसमें फर्स्ट कोफिशिएंट होगा आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आपको याद रखने हैं ये आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे अल्फा होगा 1/v करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट p, इसके इक्वल होगा। क्लियर? और यदि हम अल्फा की यूनिट की बात करें तो वो होगी पर केल्विन। अल्फा की यूनिट रहने वाली है पर केल्विन। सेकेंड हम बात करें कोफिशिएंट की, वो होगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, जिसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। और बीटा होगा -1/v करली v अपॉन करली p एट कांस्टेंट t। ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम का जो चेंज कर रहे हैं वो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में करेंगे, इधर हम करेंगे टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या आ रहा है? रिवर्स में हमारी इसकी यूनिट आ रही है। इधर प्रेशर क्या आएगी? जो कि होगा यहाँ पे हमारे पास है बार इनवर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट होगा आइसोकोरिक टेम्परेचर प्रेशर कोफिशिएंट। आइसोकोरिक टेम्परेचर प्रेशर कोफिशिएंट, जिसको हम गामा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे गामा की वैल्यू होगी 1/p करली p अपॉन करली t एट कांस्टेंट v। यहाँ पे भी हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं इसका, तो इसकी भी यूनिट होगी केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स हो जाएगी, इसकी बार इनवर्स भी होगी, इसकी एटमॉस्फेयर इनवर्स भी हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये हमने बताए हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। ये 3 टाइप के हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तीनों के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। हमारे यहाँ पे कौन कौन से गिवन है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी कि अल्फा, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बीटा हमें यहाँ पे गिवन है, जिनकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4 पर केल्विन एंड 5 × 10⁻⁻5 बार इनवर्स। ये हमें गिवन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। और हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है? करली u अपॉन करली v एट कांस्टेंट t इन किलो बार फॉर वाटर। केल्विन बार है, ठीक है, फॉर वाटर एट 320 केल्विन। यानी कि अब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर है 320, पहले कितना था? 300 केल्विन। जब हमारे अल्फा और बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो है 300 केल्विन पे। अब हमसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रखी है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाई, तब टेम्परेचर हमारे पास है 320 केल्विन और 1 बार। प्रेशर कितना है? 1 बार के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जब हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की बात करे थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करे थे, तो वहाँ से हमने मैक्सवेल इक्वेशन तो देख ली थी। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव सब हमने देख लिया था। उसके साथ साथ वहाँ पे हमारे पास है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी होंगे, 2 होंगे हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक बार दोनों को हम यहाँ पे देख लेंगे, वो भी आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट,
और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमारा इंटरनल एनर्जी के बेस पे बात करेंगे और इसकी हम बात करेंगे एंथैल्पी। ठीक है, तो करली U अपॉन करली V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू T करली P अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V माइनस P। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। U इंटरनल एनर्जी, U और U के फंक्शन होते हैं T और V। तो यहाँ पे हमने इसका जो इंटरनल एनर्जी है इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे इसके। ठीक है, अब सेकंड की हम बात करेंगे तो सेकंड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और एंथैल्पी के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पे भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे, प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे। T इज इक्वल टू T करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P प्लस V। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट को आपको याद रखना है, दोनों आपके काम आने वाली हैं एग्जाम में। अभी हमें कैलकुलेट इसको करना है, हमें कैलकुलेट किसको करना है, करली U अपॉन करली V एट कॉन्स्टेंट T, जिसका फॉर्मूला ये होगा। इससे पहले हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें गिवन क्या क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास गामा होगा, गामा P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल होगा, ये हमें पता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गामा P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब यहाँ से हमें गामा देखना है, तो गामा होगा 1/P इंटू अल्फा अपॉन बीटा, 1/P इंटू अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा। साथ में अब यहाँ पे है 1/P, अल्फा की वैल्यू होगी 1/V करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P। ये तो हमारी अल्फा की है। बीटा होगा -1/V करली V अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, अब यहाँ से 1/V से 1/V कैंसिल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/P करली P अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V। क्लियर है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, गामा इज इक्वल टू 1/P अल्फा अपॉन बीटा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं -1/P करली P अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाई P ऑन दी बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा P इज इक्वल टू, इधर हम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P से P क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा होगा, और यहाँ से भी P से P कैंसिल हो जाएगा, माइनस करली P अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V। और इसकी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻4 पर केल्विन, और यह है 5 इंटू 10⁻⁻5 बार इनवर्स। ये हमें यहाँ से गिवन है। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 10 कितना जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 4 पर केल्विन बार, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट किसे करना है, इसे हमें कैलकुलेट करना है, करली U अपॉन करली V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू T करली P अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V माइनस P। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, T कितना है। अब इसको जब हमें सोल्व करना तो टेम्परेचर को हमें 320 केल्विन लेना है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 पर केल्विन बार। ठीक है, ये 320 केल्विन होगा, माइनस P प्रेशर यहाँ पे 1 बार हमें गिवन था, तो वो कितना होगा 1 बार। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 12 बार माइनस 1 बार, आंसर होगा 1279 बार, 1279 बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर था किलो बार पे, आंसर किस में है, किलो बार में। किलो बार में करेंगे तो 1.279 किलो बार हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.279 हमारा आंसर, देखो कहाँ पे है,
ये रहा 1.2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी। मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी हमने देखा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करना तो उसके लिए फॉर्मूला था S = RLNW। W है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। इसकी ये जो हमें सॉलिड OCS गिवन है तो इसकी कितनी होंगी? OCS हो सकता है, SCO हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट होंगी 2, तो W की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, S = RLN2। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू LN2 की वैल्यू नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होगी 0.693। जब इसको हम सोल्व करेंगे 8.314 0.693 12 3 4 9 24 36 12 13 73 24 8 18 49 2 10 10 और 6 16 5 और 11 16 1 3 3 6 और 8 14 17 5। ये होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये होगा हमारे पास 5.74 होगा। तो किसके अप्रोक्स हमारे पास 5.8 के, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक ग्राफ है जहां से आपको कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना। अभी हमने देखो जो साइक्लिक प्रोसेस थी ABCDA, इस टाइप का जो साइक्लिक प्रोसेस था ये हमारे पास है, उसके लिए तो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्म में है। अब हमारे पास साइक्लिक है वो कैसा है? ट्रायंगल की फॉर्म में है। तो ट्रायंगल की फॉर्म के लिए हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? V1 से 3V1। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे, 3V1 माइनस V1 कितना हो जाएगा? 2V1। तो बेस यहाँ पे 2V1 है, यहाँ पे 7P1 माइनस P1 हो जाएगा 6P1। ये हाइट हो जाएगी इंटू 6P1। 2 से 2 कैंसिल, 6P1 V1 हमारा आंसर होगा। 6P1 V1 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, बट वो किस फेज में है? सॉलिड फेज में है, और वो कन्वर्ट होकर जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है ए, वो हमारा है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे जब हमने बात की थी कि फेज जब कन्वर्ट होगा तो उसको हम कौन सी हीट कहते हैं? वो होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है कि हमारा फेज में चेंज होना कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर? डेल GM यानी कि पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी एट 300 केल्विन, ये हमें गिवन है। डेल G हमें गिवन है 6 किलो जूल पर मोल। इफ द हीट अब्जॉर्ब इन द प्रोसेस इज 9 किलो जूल पर मोल, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच ए स्टार्ट मेल्टिंग इज। हमें टेम्परेचर को यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है, जब ए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब की बात करनी हमें, ठीक है। और डेल H यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे टेम्परेचर के साथ। डेल H हमें गिवन है 9 किलो जूल पर मोल। ये जो हमें डेल G और डेल H की वैल्यू गिवन है ये है 300 केल्विन पे। ये जो वैल्यू है ये है 300 केल्विन पे। अब यहाँ से हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, और वो टेम्परेचर कब कैलकुलेट करना है? जब ए क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब टेम्परेचर क्या होगा। बट यहाँ पे डेल H अभी भी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि 9 किलो जूल पर मोल ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो डेल G की ये वैल्यू नहीं रहेगी जब ए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब। तो हम कैसे टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे?
डेल जी होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल, ठीक है। डेल जी की वैल्यू है 6 किलो जूल पर मोल, डेल एच है 9 किलो जूल पर मोल, माइनस टी, टी हमारे पास है 300 केल्विन। डेल एस हमें नहीं पता, चेंज इन एंट्रोपी हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेल एस को हम कैलकुलेट करेंगे, इधर जाएगा 6 माइनस 9 यानी कि -3 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू -300 केल्विन। डेल एस को कैलकुलेट करना है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। 3 किलो जूल, 3 को हम किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 जूल पर मोल अपॉन 300 केल्विन इज इक्वल टू डेल एस, ठीक है। 0 से 0, 3 से 3, यानी कि डेल एस की वैल्यू आई है 10 जूल पर मोल। ये है डेल एस की वैल्यू। डेल एस हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें टी कैलकुलेट करना है जब ए मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ए मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब डेल जी 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ए मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब डेल जी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमें कैलकुलेट करना है, 0 के इक्वल है। ये हमारा 9 किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 9000 जूल पर मोल, माइनस टी, ये भी क्या है जूल पर मोल, इधर जाएगा -9000 जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस टी 10 जूल पर मोल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, टी को हमें कैलकुलेट करना है, 10 जूल पर मोल इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टेम्परेचर आएगा यहाँ पे 900, टेम्परेचर आ जाएगा 900, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से, अच्छा इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही मैच हो रहा है जो हम इस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन को। देखो मैक्सवेल रिलेशनशिप कौन सा सही होगा। हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। मान लीजिए हमारे पास है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो डी टी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब डी टी 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी टर्म ही 0 के इक्वल हो जाएगी। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, करली जी अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी, टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट लिया है, वो इक्वल होगा इस v के, ठीक है। अब इसका हम करवाएं डिफरेंशिएशन, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करवाएं, एक बार देखो यहाँ पे, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें एट कांस्टेंट प्रेशर तो डी पी हमारा 0 के इक्वल होगा। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो डी जी यहाँ पे होगा माइनस एस डी टी, करली जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, यही होगी। पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे देखो जब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी है। क्लियर है, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, करली स्क्वायर जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करवाना है तो इसका देखो ये पहले से ही डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है तो इसका फर्दर से डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब इसका हम करवाएंगे तो माइनस करली एस अपॉन, इसका किससे करवाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। करली स्क्वायर जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू
माइनस करली एस अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये हमारा आंसर होगा। यदि वैसे कैलकुलेट ना करना चाहे तो आप थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। HGAU SPTV, ठीक है। इसकी हेल्प से भी आप एक मैक्सवेल रिलेशनशिप के बारे में भी बता सकते हैं। ये भी आपने बता रखा है। क्या है ये? U है, ठीक है। U के फंक्शन कौन होंगे? S और V होंगे। H के कौन होंगे? S और P होंगे। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे? इनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से भी आप मैक्सवेल रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू। क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। क्लोज सिस्टम का मतलब होगा यहाँ पे प्रेशर है कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर का चेंज 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो किस किस की वैल्यू हमें गिवन है, किस किस की फॉर्म में हमारा ऑप्शन है। HAG इन सभी की फॉर्म में है। तो देखो DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP, ठीक है। अब डेल P हमारा 0 होते पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। करली H अपॉन करली S एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू T, और हमें टेम्परेचर को ही कैलकुलेट करना है तो इसके इक्वल आ जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इन सभी के फॉर्मूला में भी आप रख सकते हैं। ये तो हमारा नहीं आया आंसर, ये होगा G और A। इसको भी आप देख सकते हैं। G का फॉर्मूला में हम रख के देख लेंगे, प्रेशर हमारा वहाँ भी कांस्टेंट हो जाएगा, और A में भी देख लेंगे क्या वहाँ से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T हैज द डायमेंशन ऑफ। ये हमें गिवन है करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T किसके इक्वल होगा? अभी हमने बताया था ये थर्मोडायनेमिक की सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने बताया था करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू T करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट P प्लस से V। यहाँ पे T और ये जो डेल T है हमारा ये हो जाएगा 0 के इक्वल। 0 की वो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट T वॉल्यूम के इक्वल होगा। The parameter which always decrease during a spontaneous process at constant entropy and volume। ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है HGAU STPV। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है? S और V कांस्टेंट। जब S और V कांस्टेंट तो किसके लिए होंगे? ये होगा U के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। H किसके लिए होता है? H होता है S और T के लिए। CP यहाँ पे हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको किससे हम देखते हैं? एंथैल्पी से ही देखते हैं, ठीक है। क्यों? हमारे यहाँ पे हीट हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ किसके S और V कांस्टेंट किसके होंगे? U। ये U के फंक्शन है, इनके कांस्टेंट लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर ए क्लोज सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ नॉन पीवी वर्क द करेक्ट स्टेटमेंट इज। क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए वैसे तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। यूज में आएगा तो हम कर सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। नहीं होगा तो कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे देखो कौन सी मैक्सवेल, ये सारी की सारी आपको क्या दिख रही हैं? ये है मैक्सवेल इक्वेशन। और ये मैक्सवेल इक्वेशन हम मेनली कैलकुलेट किया था थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है HGAU SPTV। सबसे पहले हम U की बात करें। यहाँ पे U गिवन है सबसे ज्यादा, तो U की बात करेंगे। U के फंक्शन होंगे यहाँ पे S और V, ये होंगे इसके फंक्शन, ठीक है। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन होगा DU इज इक्वल टू करली U अपॉन करली। एक बार हम एक को कांस्टेंट लेंगे, दूसरे के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम DS प्लस करली U अपॉन करली V एट कांस्टेंट SDV। यहाँ पे क्या है? ये हम कैसे लिखते हैं? MDS प्लस NDV।
अब ये m और n यहाँ पे क्या है वो देखना है। तो ds, s कहाँ है, ये रहा, इसके जस्ट ऑपोजिट t, तो यहाँ पे क्या आएगा TDS, और t के साइड एरो है तो ये पॉजिटिव में आएगा। आगे हमारे पास यहाँ पे dv है, dv v आ रहा, v के जस्ट ऑपोजिट क्या है p, तो यहाँ पे p आएगा। अब p के साइड एरो नहीं है, इसके ऑपोजिट एरो है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो du इज इक्वल टू TDS माइनस PDV, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो होंगे नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस SDT लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आप कैलकुलेट करके देखना चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये g है, ठीक है, g के फंक्शन ये होंगे, ऐसे ही डिफरेंशिएशन करवा के आप देख सकते हैं वैल्यू रख के, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द केमिकल पोटेंशियल म्यू आई ऑफ द ith कंपोनेंट इज डिफाइंड एज। केमिकल पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, उसके बाद हमने बात की थी केमिकल पोटेंशियल की। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटी में हमने थर्मोडायनेमिक फंक्शन y लिया था ith कंपोनेंट के साथ, m हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि है पार्शियल मोलर, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक फंक्शन में हमारे पास a हो सकता है, g हो सकता है, u हो सकता है, h हो सकता है, v हो सकता है। तो इन सभी का हमने जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, करली a अपॉन करली ni एट कांस्टेंट t p n g, सभी के लिए यही कांस्टेंट थे, g के लिए भी करली ni एट कांस्टेंट t p n g, करली u अपॉन करली ni एट कांस्टेंट t p n g, ठीक है। n g क्या होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे इस आयत को छोड़ के, जो रिमेनिंग कंपोनेंट होंगे वो होंगे। तो ऐसे ही सभी को हमने देखा था पार्शियल मोलर क्वांटिटी में। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि केमिकल पोटेंशियल क्या है, केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, तो केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन सिर्फ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर बाकी भी कांस्टेंट है बाकी फंक्शन के लिए, बट वो हमारे केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करेंगे, केमिकल पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी ही डिफाइन करेगा। तो आंसर होगा हमारा ये कहाँ पे है देख लो, ये रहा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u इज द फंक्शन ऑफ t एंड v, t और v के फंक्शन हो, करली u अपॉन करली t, करली u अपॉन करली t एट कांस्टेंट v, ये किसके इक्वल होगा इनमें से वो हमें बताना है। पाई एंड अल्फा आर द इंटरनल प्रेशर, पाई यहाँ पे इंटरनल प्रेशर होगा जो उसको डिनोट करेंगे पाई से, और अल्फा होगा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, वो होगा हमारे पास है अल्फा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पहले ये देखो, करली u अपॉन करली t एट कांस्टेंट v। सबसे पहले u हमारे पास है और u के फंक्शन है यहाँ पे t एंड v, तो इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे du, एक बार एक का डिफरेंशिएशन, एक के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक को हम कांस्टेंट मानेंगे। करली u अपॉन, मान लीजिए हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट dt प्लस करली u, अब वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर dv। क्लियर है, ये आपको दिख रहा होगा क्या है ये cv, तो du इज इक्वल टू cv dt प्लस करली u अपॉन करली v एट कांस्टेंट t dv। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करवाएं, डिफरेंशिएशन क्योंकि हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है, तो डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक मिनट, तो करली u अपॉन करली t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू cv dt अपॉन dt एट कांस्टेंट v। इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका भी नहीं होगा क्योंकि पहले से ही डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, प्लस करली u अपॉन करली v एट कांस्टेंट t, करली v अपॉन करली t एट कांस्टेंट v। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो करली u अपॉन करली t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू cv प्लस, इसको हम देखो करली u अपॉन करली v एट कांस्टेंट t, ये होता हमारा इंटरनल प्रेशर, ये होता है इंटरनल प्रेशर।
अब ये इंटरनल प्रेशर है यहाँ पे हमारे पास है, क्या होगा ये इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, पाई से, तो ये तो हो जाएगा पाई करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V। अब ये हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा होता है 1 अपॉन V करली V अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा V को हम इधर लेके जाएंगे, अल्फा V हो जाएगा करली V अपॉन करली T, इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे करली U अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट V इज इक्वल टू CV प्लस पाई अल्फा V। ये होगा हमारा आंसर, CV प्लस पाई अल्फा यही है, प्लस वाला ही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में हो, साथ में CP लिखा हुआ है, CP नहीं होगा यहाँ पे CV होगा। इससे भी हम देख के आंसर बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में चैप्टर को भी इसी के अकॉर्डिंग आपको याद करना है कि देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन फॉर्मूलाज को आप थर्मोडायनेमिक चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पे एक पेज आप खाली रखना है, उसमें आपको नोट करते रहना है कि ये फॉर्मूला आपके बार बार काम आने वाले हैं, तो उनको नोट करते रहना है, ताकि आप बार बार रिवाइज करने, पूरे चैप्टर को तो रिवाइज करने बैठेंगे नहीं, तो उन फॉर्मूलाज को आप बार बार में नज़र के आगे से एक बार निकालना है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और साथ में क्वांटम, ये जो चैप्टर है इनके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखने हैं। चैप्टर को बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं होती है, एक बार जब हम उसको समझ लेते हैं तो हमें याद रहता है, कॉन्सेप्ट हमें याद रहते हैं, बट फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। थैंक यू।